अच्छा, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है ना। जैसे कि आप जान रहे हैं ना कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी जो होता है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी के मतलब क्या हो गया? जैव प्रौद्योगिकी के मतलब हो गया आपका बायोलॉजिकल, है ना। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एवं के हो गया आपका एंड, और उसके उपयोग के हो गया इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन। हाँ, तो कह रहे थे कि बायोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में, शायद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है कृषि प्रौद्योगिकी। पहला क्या पढ़ना है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। दूसरा आपका है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पहला कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, दूसरा है आपका चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, और तीसरा है आपका परजीवी जंतु, और चौथा है आपका नैतिक मुद्दा। चौथा में आपका नैतिक मुद्दा है, चौथा में आपका क्या है? नैतिक मुद्दा है। ठीक है। पांचवा में है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानिएगा। छठा है आपका शब्दावली, और सातवां में आपका एनसीईआरटी 5 पुस्तक के प्रश्न उत्तर, एनसीईआरटी 5 पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। और आत्मा में आपका क्या है? अन्य महत्वपूर्ण, आत्मा में है आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मा में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। और नुम्मा में आपका वर्तनीय प्रश्न, आपका नुम्मा में वर्तनीय प्रश्न पढ़ना है। ये इतना है, सारा ही पढ़ना है बस। शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिन स्थानांतरण, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिन स्थानांतरण करके, है ना, जिन जो होता है कोशिकाओं में होता है, जिन को स्थानांतरण करके, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज के, जिन स्थानांतरण करके इच्छित लक्षणों वाले जीव, जो इच्छा है, तुमको जिस गुण का इच्छा है, इच्छित लक्षणों वाले जीव, सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। जिनको ट्रांसफर करके आपको इच्छा अनुसार, है ना, इच्छा अनुसार गुण वाला जीव को उत्पन्न किया जाता है। इन जीवों का उपयोग करके जैव औषधि व जैव पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। अब इसको जो है उपयोग करके औद्योगिक के स्तर पर, बिजनेस के तरीके पर, है ना, उस जीव का पैदा को किया जाता है ताकि हमारा ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा फायदा हो, है ना। वही कहता है औषधि व जैविक पदार्थों का औद्योगिकरण स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव औद्योगिकरण का उपयोग कृषि, चिकित्सक साथ संधारित खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों का उपचार, जैव रोग निदान व ऊर्जा उत्पादन के लिए, है ना, होता है। औद्योगिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान है, 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है ना। कितना है? कहता औद्योगिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3, औद्योगिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुसंधान क्षेत्र है। पहला है आपका जैव उत्प्रेरक, पहला क्या है? जैव उत्प्रेरक, पहला जैव उत्प्रेरक एंजाइम जिसको कहते हैं, जैव उत्प्रेरक अंग्रेजी में एंजाइम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। कहता है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं, सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं, सर्वोत्तम क्या करते हैं? उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं। आगे दूसरा आपका है वातानुकूलित, दूसरा में आपका है वातानुकूलित दशाएं,
दूसरा में क्या है, वातानुकूलित दशाएं, वातानुकूलित दशाएं, वातानुकूलित दशाएं, वातानुकूलित दशाएं में आपका आ गया, वातानुकूलित दशाएं में है ना, अनुकूलित दशाएं, अनुकूलित दशाएं एंजाइम जो है, एंजाइम का कार्य हेतु जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। एंजाइम के कार्य हेतु है ना, जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। परिस्थिति मतलब वातावरण है ना, जो सबसे उचित है उसका निर्माण करना। जैसे पीएच मान हो गया मृदा का, है ना, अनुकूल ताप हो गया कि क्या ताप होना चाहिए, क्या पीएच मान होना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो इच्छा अनुसार वाला चीज जो है अधिक से अधिक बढ़े। तीसरा अधोगामी प्रक्रिया, तीसरा में है आपका अधोगामी प्रक्रिया। इसमें प्रोटीन है ना, इसमें उत्पादों में प्रोटीन, उसमें के उत्पादों में प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक की शुद्धता व पुनः प्राप्ति का प्रयोग करना है। अधोगामी है ना, अधोगामी प्रक्रियाएं, इसमें उत्पादों, प्रोटीन एवं कार्बनिक यौगिक की शुद्धता, कार्बनिक यौगिक का शुद्धता व पुनः प्राप्ति में उपयोग करना, पुनः प्राप्ति में उपयोग करना। हमने बताया कि औद्योगिक के स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है। पहला जैव उत्प्रेरक और दूसरा आपका अनुकूलतम दशाएं और तीसरा आपका अधोगामी प्रक्रियाएं। जैव उत्प्रेरक के अनुकूलतम दशाएं और अधोगामी प्रक्रियाएं। जैव उत्प्रेरक, अनुकूलतम दशाएं और अधोगामी प्रक्रियाएं। जैव उत्प्रेरक कहते हैं उन्नत जीवों को, जैसे सूक्ष्म जीवों को शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, दूसरा है अनुकूल दशाएं, एंजाइम के कार्य हेतु जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करना, जैसे पीएच के मान हो गया और ताप हो गया। अधोगामी प्रक्रियाएं है, इसमें जो है उत्पादों प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का व पुनः प्राप्ति का प्रयोग करना, है ना, कार्बनिक यौगिक का शुद्धता का व पुनः प्राप्ति का उपयोग करना। दूसरा में आपका है कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि में खाद्य उत्पादन की वृद्धि हेतु निम्न विकल्प है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि खाद्य में उत्पादन वृद्धि हेतु निम्न विकल्प है। पहला आपका है क्या है, पहला आपका है कृषि रसायन आधारित कृषि, ऐसा कृषि जो रसायन पर आधारित हो। हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि के पश्चात भी पर्याप्त उत्पादन संभव नहीं है। हरित क्रांति भी हो गया, 3 गुना वृद्धि भी हो गया, फिर भी पर्याप्त उत्पादन संभव नहीं हुआ। जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिला। 3 गुना मिला लेकिन फिर भी हमको 3 या 9 गुना हुआ, हमको चाहिए था 15 गुना, 6 नहीं मिला। इस बात को समझा जाए। उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरक, कीटनाशी, कृषि रसायनों को प्रयुक्त करते हैं। और उर्वरक के लिए, क्योंकि उर्वरक होवे उसके लिए भी रसायन देते हैं, उसमें जो खरपतवार हो जाता है, जो कीटाणु हो जाता है, उसके लिए कीटनाशी को प्रयुक्त करते हैं। ये सब रसायन है जो अत्यधिक महंगे होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ये कृषि रसायन मृदा व जल व भोज्य पदार्थ को अत्यधिक दूषित करते हैं, या क्या करते हैं, दूषित करते हैं। इसलिए कार्बनिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे कृषि पर जोर दिया जा रहा है जो खादों के द्वारा उत्पन्न होवे, ना कि रसायन के द्वारा। मतलब कहने का हुआ, जो प्राकृतिक खाद होता है, गोबर वाला खाद होता है, उसका उपयोग करके कृषि किया जाए, ना कि आपको रसायन वाला कृषि, क्योंकि वो दूषित जो है पदार्थ पेड़ों के अंदर चला जाता है, जिससे वो मेरे शरीर में आ जाता है ना। इस ढंग से जो है वो हमें को हानि पहुंचाता है। कहते हैं कार्बन कृषि क्या होता है। कार्बनिक कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, कार्बन जब कृषि हम करेंगे तो उसमें जैव उर्वरक जो जंतुओं द्वारा गोबर वगैरह को हम जो यूज करते हैं,
खाद के रूप में, जैव उर्वरक उसको बोलते हैं, जैव पिलकनाशी ऐसे चीज को डालेंगे जो जैव के द्वारा हमको मिलता है। जैव नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। फसली पौधों को आनुवांशिक रूप से विकसित करने के लिए भोज की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। भोज की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। आनुवांशिक रूपांतरित फसल पर आधारित कृषि, आनुवांशिक रूपांतरित फसल पर आधारित कृषि। ऐसे सजीव हाँ, तो कह रहे थे कि कार्बन कृषि जो है, कार्बनिक कृषि उसको कहते हैं। वो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक जो है, जैव पिलकनाशी है, वह जैव नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि अगर हमको मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाना है तो जैव का बड़ा ही करना है। अगर उसमें कुछ मारने वाला दाना है तो जैसे नीम उम का पत्ता का जो है ना दबाव होता है, तो जैव पिलकनाशी ही डालना है। और जैव नियंत्रण करना है तो सब जैव के ही प्रयोग करना है। जैव नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। और फसली जो पौधे हैं, आनुवांशिक रूप से विकसित की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है ना। फसली पौधों को आनुवांशिक रूप से विकसित करके भोजन की मात्रा को क्या कह सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। और अगला है आपका आनुवांशिक रूपांतरित है ना, आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि। आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि किसको कहते हैं? तो ऐसे सजीव जो जीन हस्तांतरण द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। ऐसे सजीव जो जीन हस्तांतरण द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? GMO कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहलाते हैं। बाहजोन जो सजीव में प्रवेश करवाया जाता है, ट्रांसजीन कहलाता है। बाहजोन जो सजीव में प्रवेश कराया जाता है, ट्रांसजीन कहलाता है। तो GMO का फुल फॉर्म कोई भी पूछ सकता है। आपको G के मतलब जेनेटिकली बता देना है, M के मतलब मॉडिफाइड बता देना है, O के मतलब ऑर्गेनिज्म बता देना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे सजीव जो जिन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहलाते हैं। बाहजोन जो सजीव में प्रवेश करवाया गया ट्रांसजीन कहलाता है। तथा आनुवांशिक रूप से विकसित फसलें आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहलाते हैं। आनुवांशिक रूप से विकसित फसलें आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहलाती है। इन GM पौधों का उपयोग निम्न प्रकार से लाभदायक है। इन GM पौधों का उपयोग निम्न प्रकार से लाभदायक है। पहला है पौधे। इन पौधों और फसलों के उत्पन्न करने से कम समय लगता है। अजैव प्रतिबरों थल्ला, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णुता फसलों का निर्माण करना। अजैव प्रतिबरों ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णुता फसल का निर्माण करना। तीसरा आपका है रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर कम निर्भरता रहेगा। और चौथा है जो है आपका पौधे द्वारा खनिज उपयोग में क्षमता में वृद्धि। पौधों द्वारा खनिज उपयोग में क्षमता में वृद्धि। और आगे है आपका अनाज नुकसान कम करने में सहायता।
अनाज नुकसान कम करने में सहायक, 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 अनाज नुकसान कम करने में सहायक। आगे है आपका खाद्य पदार्थों में पोषण स्तरों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में पोषण स्तरों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में पोषण स्तरों में वृद्धि। कृषि में जैव औद्योगिक ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण उपयोगी पादप निम्न है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों में का निर्माण किया जाता है, जिनका महत्वपूर्ण उपयोग पादप निम्न है, जिनका महत्वपूर्ण उपयोग पादप निम्न है। पहला आपका है कीटरोधी पादप, कीटरोधी पादप है ना। कीटरोधी पादप किसको कहेंगे? मृदा जीवाणु बेसिलस thuringiensis है ना। मृदा कीटरोधी पादप किसको कहेंगे? मृदा जीवाणु बेसिलस thuringiensis में उपस्थित जीन द्वारा क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है, क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन कई प्रकार के कीटों इंसेक्ट के लिए घातक होता है। यह प्रोटीन कई प्रकार के कीटों इंसेक्ट के लिए घातक होते हैं, इसलिए इसे बीटी विष भी कहते हैं। यह क्राई प्रोटीन बीटी विष कीट के आहार नाल में संक्रमण करके उन्हें मार देता है। यह बीटी की विष कीटों के आहार नाल में संक्रमण करके उन्हें मार देता है। क्राई प्रोटीन के जिन को टीआई प्लाज्मिड की सहायता से तंबाकू, टमाटर, कपास इत्यादि में प्रवेश करवाकर टीआई प्लाज्मिड की सहायता से तंबाकू, टमाटर, कपास इत्यादि में प्रवेश करवाकर इन पादपों की कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया। इन पादपों को कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया। आगे कह रहा है इस प्रकार का जीन हस्तांतरण कपास के लिए अत्यधिक प्रभावी व उपयोगी है। इस प्रकार का कपास के लिए जीन हस्तांतरण अत्यधिक प्रभावी व उपयोगी है, जिसे बीटी कपास या कीरल कौतन भी कहते हैं। कपास की इसी परजीवी किस्म मतलब बीटी कपास के पौधे की पत्तियां खाने पर निष्क्रिय प्रोटीन विष कीट के आहार नाल आंत में पहुंचकर आंत पीएच में घुलकर सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहा है, आपको ध्यान से समझिए, कह रहा है कपास की इसी परजीवी किस्म, कौन सी परजीवी किस्म? बीटी कपास के पौधे की पत्तियां खाने पर निष्क्रिय प्रोटीन जो विष है कीट के आहार नाल में आंत में पहुंचकर, जब आंत में पहुंच जाता है तो पहुंचकर पीएच से घुलकर सक्रिय रूप परिवर्तित हो जाती है, वो सक्रिय हो जाता है। यह सक्रिय विष मध्य आंत में की उपकारीय कोशिकाओं में छिद्र का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? छिद्र का निर्माण करती है, जिससे ये कोशिकाएं फूल कर फट जाती है।
एक कोशिकाएं क्या होती है, फूलकर फंस जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है, और कीट की मृत्यु हो जाती है। कीट में जहर जो था निष्क्रिय था, लेकिन जब ये कीट उसको जहर को खा लेता है तो वहाँ सक्रिय हो जाता है और फंस जाता है। बेसी रस से उत्पन्न प्रोटीन विष निष्क्रिय रूप से होने के कारण बेसी रस जीवाणु को नहीं मारता है ना। निष्क्रिय होने के कारण बेसी रस जीवाणु को नहीं मारता है ना, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है तो कैसे मारेगा, लेकिन सक्रिय भी होता है। बीटी कौतन समानता कौतन, बीटी कौतन समानता कौतन, बीटी कौतन समानता कौतन, बीटी कौतन समानता कौतन, बीटी कौतन समानता। हाँ, तो कह रहे थे कि बीटी कौतन के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो क्या कह रहे थे कि जो बीटी कौतन होता है समानता कौतन पर विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरॉन, कालिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कारका कीड़ा, सैनिका कीड़ा, कोलियोप्टेरॉन जिसको भृंग बोलते हैं। देखो कह रहा है जो बीटी कौतन होता है समानता कौतन विशिष्ट कीटों, है ना। समानता जो कौतन पर विशिष्ट कीट मनी कीट है ना। जैसे आपका कीट का नाम दिया है लेपिडोप्टेरॉन। दूसरा करिका कीड़ा, इसको बोल सकते हैं सैनिक कीड़ा भी बोल सकते हैं। लेपिडोप्टेरॉन का करिका कीड़ा भी बोलते हैं और सैनिक कीड़ा भी बोलते हैं। करिका कीड़ा भी बोलते हैं और सैनिक कीड़ा भी बोलता है। हाँ हाँ, तो क्या पढ़ा रहे थे जी? हाँ, तो कह रहे थे समानता कौतन पर विशिष्ट कीट जैसे हो गया लेपिडोप्टेरॉन, करिक कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरॉन। भृंग का आक्रमण होता है। आगे आपको बताया जा रहा है भृंग का आक्रमण होता है। आगे कह रहा है सकर्मक अवस्था में कैटरपिलर जो पिलर होता है, कैटरपिलर नाम सुना है क्या, बोलता है कैटरपिलर? कैटरपिलर, हाँ बताओ कौन बता सकता है? कैटरपिलर होता है बतख पढ़ाई का पहला स्टेज होता है कैटरपिलर। यह आक्रमण करती है तथा ताने पुष्प कलिकाओं व कौतन बॉल है ना। पुष्प कलिकाओं व कौतन बॉल गोल के ऊपरी कोमल भाग में छेद करके घुस जाती है। छेद करके क्या होती है? घुस जाती है। कौतन छिद्र क्या होता है? युक्त होता है। कौतन छिद्र क्या होता है? युक्त होता है। मतलब कौतन में छिद्र होता है, कौतन छिद्र युक्त होता है। यह पकने से पूर्व खुलता है। यह पकने से पहले खुलता है, तब खराब व मुलायम होता है तथा खराब व मुलायम होता है। फसल के उत्पादन में कमी 8 से 7% तक हो सकती है। फसल के उत्पादन में कमी कितना हो सकता है? 8 से लेकर 7% तक की कमी हो सकती है। बचने के लिए कीटनाशक स्प्रे अत्यधिक महंगा पड़ता है। अगर बचने के लिए कीटनाशक स्प्रे जो किया जाए तो बहुत ज़्यादा क्या होता है? महंगा पड़ता है। कौतन में दी गई जिन, कौतन में क्राइजिन, कौतन में 2 क्राइजिन, कौतन में 2 क्राइजिन CRY क्राई सेकेंड AB का प्रवेश कराया जाता है। क्राई फर्स्ट AC, क्राई फर्स्ट AB
का प्रवेश कराया जाता है। आगे कहा जा रहा है, आगे बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि यह आनुवांशिक रूप से विकसित कौतन, आनुवांशिक रूप से विकसित कौतन तथा बीती कौतन कहलाती है, बीती कौतन कहलाती है, क्योंकि यह कौतन वर्म के विशुद्ध बीती टॉक्सिन जीन रखती है। यह कौतन वर्म से आनुवांशिक रूप से विकसित कौतन फसल बीती कौतन कहलाती है, आनुवांशिक रूप से विकसित कौतन बीती कौतन कहलाती है, क्योंकि यह कौतन वर्म से विशुद्ध और विरुद्ध बीती टॉक्सिन रखती है, बीती टॉक्सिन रखती है। यहाँ पर देखो दिखाया गया, संक्रमित गोला है, स्वस्थ गोला, दोनों में अंतर है। संक्रमित गोला को ए से नाम दिया गया है और स्वस्थ गोला को बी से नाम दिया गया है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये संक्रमित गोला, कौतन का गोला ए बाल वर्म द्वारा नष्ट होने वाला, एक जो था बाल वर्म द्वारा नष्ट होने वाला, और बी जो था असंक्रमित गोला, बी क्या था, असंक्रमित गोला। आगे है आपको पीड़क प्रतिरोधी पादप, पीड़क प्रतिरोधी पादप, पीड़क प्रतिरोधी पादप, विभिन्न सूत्री कृमि, विभिन्न सूत्री कृमि है ना, विभिन्न सूत्री कृमि, निमेटोड, विभिन्न सूत्री कृमि, निमेटोड, मानव जंतु व पादप व परजीवी होते हैं, कहता है, इसका परिभाषा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि विभिन्न सूत्री कृमि मानव जंतु व पादप पर परजीवी होते हैं। सूत्री कृमि मेलोइडोगाइन, इनाकोगानिसिया, मेलियोडोगाइन, इनाकोगानिसिया, तंबाकू, मटर, टमाटर, बैगन आदि पादप के जड़ों में संक्रमण के कार्य करके उनकी पैदावार को कम कर देती है, इन संक्रमण को रोकने के लिए एग्लोबैक्टीरियम जीवाणु के टीडीएनए का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टीडीएनए का उपयोग किया जाता है, टीडीएनए का प्रयोग किया जाता है। आगे देखा जाए, आरएनए का अंतःक्षेप, इंटरफेरेंस, सभी प्रोकैरियोटिक जीव कोशिकाएं सुरक्षा की एक विधि है। आरएनए अंतःक्षेप इंटरफेरेंस सभी प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिकाएं सुरक्षा की बनी एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक के द्विसूत्री आरएनए से वर्जित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाते हैं। आरएनए अंतःक्षेप इंटरफेरेंस सभी प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिकाएं सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्जित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के हस्तांतरण ट्रांसलेशन को रोकता है। इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत है। इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए है। संक्रमित जल इन्फेक्टेड रूट, स्वस्थ जल हेल्दी रूट। एग्लोबैक्टीरियम के टीडीएनए
की सहायता से सूत्रकृमि कह रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए की सहायता से सूत्रकृमि की विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट है। परजीवी परपोषी में विशिष्ट एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए की सहायता से एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए की सहायता से सूत्रकृमि की विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट जिसे संश्लेषित हीरोदीन सिंथेटिक हीरोजीन जीन कहते हैं। उससे आपका क्या निकल गया? बेसिका नेप्स में प्रवेश, introduced into Brescia एक जगह बोला 3 रुपया और एक जगह बोला 4 रुपया। दो रुपया वाला जगह पे